हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि यूपी में पीसीएस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, यानी यूपी पीसीएस की। तो हम लोग यहाँ पर एक एसडीएम सीरीज के नाम से स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज हम विषयवार प्रश्न लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो। आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आप सभी लेके लोअर पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लेकर आए हैं पाषाण काल से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक, तो जैसे इसके बारे में देख लीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज के साथ पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक, जिससे स्पष्ट होता है ये पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दूसरा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था त्रियुगीय विभाजन? तो थॉमसन ने किया था। इसके बारे में देखिए। डेनमार्क की कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसेन थॉमसन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग को यहाँ से जितने भी पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे सब आपको इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तीसरा देखिए क्वेश्चन, इसमें पूछा था पुरातात्विक स्थल दिया था और उसको वर्तमान स्थल से मिलान करना था। ठीक, तो देखिए नेवासा दिया है, ईसमपुर दिया है, डिडवाना दिया है, गुड़ियाम गुफा दिया है। ठीक, तो इसका कौन किस पे जाएगा? तो देखिए जो नेवासा है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद ईसमपुर है ये कहाँ पर है? ये तो ये कर्नाटक में है। ठीक, डिडवाना के बारे में सभी लोग को पता है। डिडवाना कहाँ पर है? तो डिडवाना राजस्थान में है। एंड गुड़ियाम गुफा ये तमिलनाडु में है। तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर मिलान भी आप देख सकते हैं। नेवासा का महाराष्ट्र, ईसमपुर का कर्नाटक, डिडवाना का राजस्थान, गुड़ियाम गुफा का तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था, किस समय प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो कब का हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक, इसमें देखिए क्या कहा है इसके बारे में। पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार के पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है? तो आदमगढ़, जिसे नर्मदापुरम, व पूर्व का होशंगाबाद जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक, तथा बागोर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, तो बागौर और आदमगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पूर्व निम्नलिखित पाषाणकालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया था क्या? पैसरा, लखिया, बीरभानपुर और मादहा। तो आप देख सकते हैं पहला आ जाएगा 4, फिर इसके आ जाएगा 2, फिर इसके आ जाएगा 1, फिर इसके आ जाएगा 3।
देखिए कहाँ पड़ता है, कौन सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी लोग को पता है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाण कालीन का स्तर जो है वो क्या है, महादहा, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्रों में पड़ता है। लेखिया जो कि कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है। पैसरा जो कि बिहार, एवं बीरभानपुर जो कि कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मादहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नहार से भी प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मध्य पाषाण कालीन मादहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा जो मादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना सकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था। ठीक, यानी बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहार से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएगा। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मादहा से सबसे ज़्यादा, इसके बाद आप लोग सराय नहार से थोड़ा कम मात्रा मिले हैं, लेकिन मिले हैं। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, कहाँ पर मिला गया खुदाई के समय। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तो कहाँ पर मिला है, तो दमदमा से। ठीक, अब दमदमा कहाँ पड़ता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार, महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक, कब प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक, खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। कौन सा था, गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा, तो कौन सा था, तो जौ था। इसके बारे में देखिए, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी वैरली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा था। ठीक, तो यानी सबसे पहले अगर पूछे, दोनों का लगभग समान रहता है, बस केवल जौ का जो उत्पादन देखा जाए, जौ अनाज का, तो पहले हुआ था अपेक्षाकृत गेहूं के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 10वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कि लोहरा देव से। इसके बारे में अगर देखा जाए तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है। ठीक, वहाँ पर एक स्थान है, क्या है, लोहरा देव, जहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के समय के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब पड़ता है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से देखा जाए तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीवा है, जो कि प्रयागराज के बेलन नदी घाटी के आसपास क्षेत्रों पर स्थित है। यहाँ पर 65,000 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो लोहरा देव उपयुक्त होगा, नहीं तो लोहरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में उत्तर पूर्व भांति होगा। ठीक, यानी कि उत्तर लोहरा देव ही सही है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व से, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व व 3500 ईसा पूर्व है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी सही है, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, कहाँ? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो HD संकालिया ने कराया था। कहाँ पड़ता है नौदा टोली? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उत्खनन द कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे HD संकालिया ने जो कराए थे। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत एवं उत्खनित त्रामपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक, अब यहाँ पूछ लेगा ऐसे डायरेक्ट नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में है। बृहत्य पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किससे की गई? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसके बारे में देखिए, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में 100 को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित बृहत पाषाण या मेगालिथ भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं? शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन एंड कदराई मेनहिर। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिष्ट समाधि किस समय से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला तो किसे कहा जाता है? संगनकल्लू काल को। ठीक, संगनकल्लू से संबंधित है, जो कि कर्नाटक के मैसूर के आसपास जो बेल्लारी जनपद पड़ता है, वहाँ पर एक जगह है संगनकल्लू, जो कि नवपाषाणकालीन पुरास्थल है, जिसे राख के टीले के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? तो भीमबेटका। अब भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। इसको ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है मिलान के रूप में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भीमबेटका किस स्थल से जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? कहाँ से? भीमबेटका थे। अब इसके बारे में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल जो कि होता है शैल चित्र कला श्रेष्ठ का उदाहरण है। ठीक, इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। यहाँ के शिलाश्रयों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1957 में BS वांककर ने की थी। भीमबेटका शिलाश्रय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग कमेंट करिएगा, भीमबेटका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसके ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो BS वांककर ने। देखिए नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरवर्णीय गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीबी लाल के निर्देशन में
1950 से 1952 के दौरान हस्तिनापुर में हुए उत्खनन में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए थे और यही उसका नामकरण हुआ था। ठीक, कहाँ पर? तो हस्तिनापुर में। ठीक, देखिए नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक, किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बारे में देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति जिसे कहा जाता है, के निवासा दैमाबाद, कौंठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरातन स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण में स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्रों में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल जो कि समाधान भी प्राप्त हुआ है? कुत्तों का यानी कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर? तो बुर्जहोम में। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पीसीएस में पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित, ठीक, उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम, ठीक, यानी बुर्जहोम नवपाषाण कालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक, गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ये भी पूछा जाता है गड्ढों वाले घर कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के आसपास क्षेत्रों में, यानी यहाँ पर बुर्जहोम के आसपास क्षेत्रों में। देखिए, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। 20 बिंद क्षेत्र की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? लेखिया से प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार बिंद क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाण पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी। कितने? तो 27। ये पूछ सकता है। अब इसको देखिए, इसमें आपको बताना है कि कथन निष्कर्ष का है, ये क्वेश्चन पूछा था। बिंद क्षेत्र देखते हैं, कथन निष्कर्ष का है। अभिकथन क्या कह रहा है कि बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। किसके कारण किया? तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर क्योंकि लगा करके आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप कि बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु, यहाँ को क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो अगर बैठ जाता है तो जानो सही है, अन्यथा नहीं। तो यानी बैठ रहा है तो यानी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, जो कि आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। GR शर्मा ने सरायनहर में खुदाई के बाद का अवधारणा दी कि नूतन भूतकाल के अंत में सूखे के कारण बिंद क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रव्रजन किया था। इस काल में शुष्कता या सूखे का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया था। ठीक, इस प्रकार से AR दोनों सही हैं, जो कि उसका व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 21 क्वेश्चन। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं पाषाण काल से संबंधित है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देख करके आप लोग को पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक,
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे यानी कि कल। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।